प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरा पहला वीडियो देखा और आपका बहुत मुझे सपोर्ट मिला, इसलिए मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँ। आज मैं अपन नया चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। ठीक है, इसके कम से कम 25-30 लेक्चर होंगे और मैं उसको पूरा ही एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लेकिन थोड़ा थॉटिकल पार्ट मैं बता दूँ आपको कि मैं डेफिनेशन वगैरह कम से कम लिखूँगा, क्योंकि डेफिनेशन तो किताब में भी लिखी होती है। डेफिनेशन तो किताब में भी लिखी होती है, तो डेफिनेशन पार्ट तो आप किताब में से लिखेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्वेश्चन लूँगा। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीम। बीम का मतलब किरण प्रकाश, किरण पुंज। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बीम होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ बीम। फर्स्ट, पैरेलल बीम। इसमें लाइट आपकी पैरेलल आएगी, क्लियर। इसको इस तरह, इसमें सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। सेकंड है डाइवर्जेंट बीम। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समांतर, बाकी आप किरण लिख लेना, समांतर पुंज। दूसरा डाइवर्जेंट बीम, ये डाइवर्ट करेगी, इस तरह की फैलेगी एक पॉइंट से, मतलब इसको पीछे मिलाएंगे तो मिलेगी, आगे फैलती जाएगी, आगे फैलती जाएगी। इसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी। और तीसरा है कन्वर्जेंट बीम। इसमें रेस किसी पॉइंट पर मिलती हुई मिलेगी, और इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी। अब थोड़ा सा अपना जो अपन बात करेंगे, आज अपना चैप्टर रहेगा इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, बाकी तो अपन आगे डिस्कस करेंगे ही पूरा। देखो, कि ये 2 मीडियम है, एक है मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड। जैसे आपका ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, या ऊपर ग्लास है, इधर वाटर है, ये आपको बोलते हैं लिमिटिंग सरफेस या सीमांत पृष्ठ, जो दोनों सरफेस को, दोनों मीडियम को अलग अलग करता है। अब यह रेज अगर इस पर आती है तो उसी फर्स्ट मीडियम में वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इसको तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको परावर्तन। और दूसरे मीडियम में जो चल जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बाकी तो अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक के अंदर, एक सिर्फ परिभाषा के तौर पर मैं बता रहा हूँ उसको। इसमें आपको बता दूँ, जब रेज आती है तो इसकी वेलोसिटी लैम्डा और एन कांस्टेंट रहता है। मतलब रिफ्लेक्शन के अंदर ना तो वेलोसिटी बदलेगी, ना ही लैम्डा बदलेगी, और ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। जो इसकी है वही इसकी रहेगी। जबकि सेकंड मीडियम में जब रेज आती है तो आपका v और लैम्डा चेंज हो जाते हैं, पर फ्रीक्वेंसी नो चेंज। फ्रीक्वेंसी नो चेंज आ गया। तो थोड़ा सा अपना जो अपना पहला जो स्टार्ट होगा उसको अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शन। कोई भी सरफेस होती है ट्रांसपेरेंट, वो कुछ तो रिफ्लेक्शन करती है और कुछ रिफ्लेक्शन करती है, लेकिन अपन चाहते हैं पहले कि रिफ्लेक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो। इसीलिए अपन एक ग्लास सरफेस पर सिल्वरिंग कर देते हैं एक तरफ। देखते हैं
ये कोई भी ग्लास सरफेस हो सकती है कैसी भी, उस पे इधर अपन सिल्वरिंग कर देते हैं जिससे कि इसका 100% या 99% से ज़्यादा फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। अब ये कोई रेज है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जहाँ पे टकराएगी उस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक हल्का, क्योंकि अपन तो एक कर्व सरफेस ले रहे हैं, प्लेन सरफेस तो ले नहीं रहे, तो कर्व सरफेस से भी तो रिफ्लेक्शन होता है। तो अपन इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट पर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कहलाता है नॉर्मल। क्या कहलाता है? नॉर्मल। अब विलंब बोलते हैं इसको, नॉर्मल। और ये इंसिडेंट रे, और ये कहलाता है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। और ये रेज वापस उसी मीडियम में लौट जाती है कि अपन बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। तो ये तो ये इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट इसमें लॉ होता है, लॉ फर्स्ट है इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल, फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ और है, लॉ सेकंड, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल लाई सेम प्लेन। क्या मतलब है इसको सुनो। सपोज ये मेरे पास तीन हैं, ये अगर मैं इसको इंसिडेंट रे मानता हूँ, इसको मैं नॉर्मल मानता हूँ और इसको रिफ्लेक्ट रे मानता हूँ, तो ये इंसिडेंट ये नॉर्मल, तो ये रेज जाएगी तो वो इस तरह जाएगी कि तीनों को अपन अगर एक हाथ लगा दें इस तरह एक प्लेन पे आ लें तो ये प्लेन पे आ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट रे, तीनों का अगर एक प्लेन कागज़ पे ले लें, तीनों एक ही प्लेन में, तो ये लाइन ऑन सेम प्लेन। तो ये दो लॉ है। ये दो लॉ कर्व सरफेस होगा तो भी लागू होंगे, प्लेन सरफेस होगा तो भी लागू होगा, कर्व मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये लागू रहेगा, ये नहीं। तो अपन पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन। अपने दो कोर्स में है, एक तो रिफ्लेक्शन बाई प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन बाई, तो सबसे पहले हमने जो दो कोर्स में अपन बात करें, सबसे पहले रिफ्लेक्शन बाई प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस का मतलब प्लेन मिरर। तो अपना काम होगा एक तो रिफ्लेक्शन बाई एक तो प्लेन मिरर और दूसरा होगा कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। इसमें प्लेन सरफेस पर ग्लास पर अपन सिल्वरिंग कर देते हैं, इसमें या तो कॉनकेव मिरर होगा जो अपन बात करेंगे, बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, और या कॉन्वेक्स मिरर होगा। अच्छा, ये सिल्वरिंग का सिंबल है, ये है सिल्वर। ये तो अपना जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर, ये टॉपिक का कम से कम 3 से 4 लेक्चर जाएगा। प्लेन मिरर 3 से 4 ये पढ़ो। तो थोड़ा सा अपन बात करते हैं इसके अंदर। ये इंसिडेंट रे है, ये इस पे नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, सारे एंगल नॉर्मल से ही नापने हैं। ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो सबसे पहले इसके अंदर एक दो चीज़ अपन देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज कैसे फॉर्म होती है इसके अंदर। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट होता है आपका, सबसे पहले
अच्छा, लॉ दोनों इसमें भी लगेंगे। कौन कौन से? आई इक्वल टू आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे का मतलब ये है कि ये आपका मिरर है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट और जो मैं इमेज की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये स्फेरिकल मिरर में भी ये डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की तो यही है। सबसे पहले अब मैंने बोला मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये देखो मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। या तो ऐसा हुआ, या ऐसा भी हो सकता है अपीयरिंग मीटिंग। अब इंसिडेंट कहाँ मिलेगी? तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, या अपीयरिंग मीटिंग ऑफ इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट होगा। ये भी हो सकता है, या फिर अपन कर्व सरफेस में भी कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये वास्तव में मिल रही है, यहाँ पर को मिलती प्रतीत हो रही है, तो ये कहता है रियल ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। ऐसे इसके अंदर भी ये रियल ऑब्जेक्ट, और अगर ये रेज इस तरह का भी हो सकती है, तो इसको कहाँ बढ़ा के मिलाना पड़ेगा इंसिडेंट को। ये हो गया इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे या अपीयरिंग मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। अब दूसरा इमेज की डेफिनेशन देखते हैं। इमेज की, इमेज होता है रिफ्लेक्टिंग मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज। या अपीयरिंग रिफ्लेक्टिंग मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज। ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, क्योंकि मैंने इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, सॉरी इमेज, या इससे रिफ्लेक्ट होकर आ गई। ये आपका रियल इमेज है और ये आपका वर्चुअल इमेज है। ये अपीयरिंग मीटिंग है और ये मीटिंग है, एक्चुअल मीटिंग है। तो कर्व में भी ऐसे दिखा सकते हो, कर्व में भी देखो, अगर रेज इस तरह आ रही है तो किधर मिलेगी? मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्ट रे पीछे। ये आपका हो गया इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी। या ऐसे भी हो सकती है, टकरा के मिरर से इधर मिल जाएगा। ये हो गया रियल इमेज। तो ये इंसिडेंट रे का जो मीटिंग पॉइंट होता है या अपीयरिंग मीटिंग पॉइंट होता है, ये तो कहलाता है ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट होता है या अपीयरिंग मीटिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे क्या बनता है? इमेज। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इमेज फॉर्म बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर है,
ये ऑब्जेक्ट है, अगर रेज इस पे जा रही है तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया θ1, ये आपका रिफ्लेक्ट एंगल हो गया θ1। ऐसे ही ये रेज अगर सीधी जाएगी तो इंसिडेंट एंगल 0 होगा, परपेंडिकुलर 0 एंगल बना रहा है, तो इसका रेज ऐसे आएगी। अब ये एक रिफ्लेक्ट रे तो आपके पास ये होगी और एक रिफ्लेक्ट रे ये होगी, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा पीछे। यहाँ पे इमेज, या एक रेज कहीं से भी ले लो, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये आपका θ2 ले लो, ये रेज इधर टकरा के इधर चल जाएगी, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, ये θ2, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल तो इक्वल होता है। जब आप पीछे बढ़ाओगे तो इसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होगा, लेकिन ये सिर्फ प्लेन मिरर में ही होता है ध्यान, स्फेरिकल मिरर में नहीं होता कि सारे एक ही पॉइंट पे, इसी एक ही पॉइंट पे मिले, जरूर नहीं है। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्या रियल ऑब्जेक्ट है इस केस में, ये पीछे मिलाने से मिला है, तो ये क्या हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा इस डायग्राम में बात करें अपन, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल में अपन बात करें, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, जिसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कि दोनों लाइन पैरेलल। तीसरा ये 90-90 हो गया। तीसरा एंगल, जो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, अच्छा ये θ1 इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये लाइन कॉमन है, दो एंगल के बाद तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनकी साइड भी सब बराबर होगी, इक्वल होगी, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मिरर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज से इक्वल होती है। मतलब जितना मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर होता है, उतना ही मिरर से इमेज भी उतनी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है। ऐसे इसको भी देख सकते हैं। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बात करें तो ये θ2 तो ये भी θ2, ये θ2 तो ये भी θ2। अच्छा, ये 90-90, ठीक है, ये 90-90, ये कॉमन हो गया, दो एंगल सेम हो गए, 90-90 हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक तो ये क्या प्रूफ हुआ कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होता है, उतना ही इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे दूसरी तरफ होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे हमने बनाया रियल ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन रही है, वर्चुअल, सॉरी वर्चुअल इमेज थोड़े। अगर अपन ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ये रेज अपने ये ले रहे हैं, अब इंसिडेंट रे तो आगे मिलेगी जाके, ये क्या हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसका अगर रिफ्लेक्ट होके आएगी तो यहां मिलेगी डॉट, यहां पे आपका रियल क्या बन जाएगा, बोलो, इमेज, वो डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर एक लॉ जो महत्वपूर्ण आ रहा है प्लेन मिरर के अंदर, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, इक्वल होते हैं। उसका अपन देखेंगे, इसको काम में लेंगे कैसे। अब थोड़ा सा अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं इसी के पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तीन चार मैं एग्जांपल लूँगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इमेज फॉर्म क्या। तो अपना टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो एग्जांपल,
अगर आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे 2-3 रेज ले लो, कोई सी 2 रेज ले लो, ये ले ली, ये ले ली, ठीक। तो इमेज कहाँ बनेगी? इसके अपन को एक नियम है, वो इमेज यहाँ बनेगी, डिस्टेंस बराबर। अब इसका देखो डायग्राम क्या बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट, ये रेज है, ये इसका इमेज है, बाय इक्वल डिस्टेंस है। ये तो आंख मीच के लिख दो, ये तो सोचो ही मत। अब इसके अंदर देखो कैसे बनाना है, इसको पकड़ो और इसको दिखाओ डॉटेड, और इसका दो लौटा दो, ऐसे ही इसको यहाँ तक डॉटेड दिखाओ इस जगह ही, और इधर दिखा दो, और देखते हैं दूसरा। अगर ये मिरर छोटा होता तो क्या होता? देखो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज बनेगी नहीं बनेगी? इमेज बनेगी, उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। आपको क्या करना है, जो मिरर की लाइन है उसको आगे बढ़ा दो डॉटेड करके, मिरर की लाइन, और इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे इमेज होगा। समझ में आया? ठीक हो। अब यहाँ से वही ये रेज इस पर टकराएगी, यहाँ से लो रेज, इसको डॉटेड दिखाओ और इसको डार्क, ये डी इक्वल होगा। और ले लो, यहां से ये टकराई, ये इसका हो गया रे डायग्राम। ये कितना ही ले लो, बस कुछ ही नहीं करना आपको, एक टकराना उस पॉइंट से, इधर से, इसको नहीं बनाना, पहले इस रेज को नहीं बनाना, पहले यहाँ से लेना, उसी को एक्सटेंड कर देना, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है। अब ये रिफ्लेक्ट रे है, ये इमेज हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे है तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है। और लेते हैं एक एग्जांपल आपके सामने। अच्छा, इसके अंदर ये बताओ कि मैंने मिरर छोटा लिया है तो डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ा क्या? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, छोटा इतना सा भी मिरर होगा तो इमेज तो फॉर्म होगी, इमेज तो फॉर्म होगी। तो इसका मतलब है इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ मिरर। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मिरर। इमेज फॉर्म डज नॉट डिपेंड ऑन। और लेते हैं कुछ सवाल लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना कि जब तक इस लाइन के इधर आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे मिरर छोटा हो, लेकिन इस लाइन के, मिरर की लाइन के इधर होना चाहिए, इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, ये मिरर है, मैं 3-4 पोजीशन बताता हूं आपको। जैसे सपोज O1 यहां पर है, O2 यहां पर है, O3 यहां पर है, O4 यहां पर है, और O5 यहां पर है, और O6 यहां पर है। अब मैंने 6 ऑब्जेक्ट रखे, O1, ये क्वेश्चन लिखा था, O1, O2, O3, O4, O5, O6। किस किस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? इसकी बनेगी। क्यों बनेगी? इसको आगे बढ़ाओ, इस लाइन के इधर है, इसकी भी बनेगी, जितनी डिस्टेंस है उतनी दूरी बनेगी यहाँ पर, इसकी भी इधर इतनी डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी बनेगी, इसकी भी उतनी डिस्टेंस में बनेगी, इसकी भी उतनी डिस्टेंस बनेगी, इसकी भी बनेगी, क्योंकि इसकी लाइन के इधर है। लेकिन इसकी नहीं बनेगी क्योंकि ये मिरर की लाइन से दूसरी तरफ चला गया, इसकी नहीं बनेगी। तो इसमें किसकी ऑब्जेक्ट की नहीं बनेगी? O6 की नहीं बनेगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि इस लाइन से जब तक ऑब्जेक्ट इधर है, मिरर की लेंथ छोटी हो, इमेज फॉर्म होगी। आ गया? ध्यान रखना। इसलिए देखा
इमेज फॉर्म डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मिरर। वो दिखे नहीं दिखे अलग बात है, अपन को वो सी नहीं दिखना, अपन को नहीं दिखना एक अलग चीज़ है। इमेज फॉर्म अलग चीज़ है। इमेज तो फॉर्म होगी, दिखना ना दिखना अलग बात है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे कि दिखेगी कब नहीं दिखेगी कब। अभी तो ये इमेज तो फॉर्म होगी। देखो इस क्वेश्चन को तालो, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये था जिसको मैंने इधर रखा था, एक क्वेश्चन इसके बीच में रखा था, एक थोड़ा सा अलग दिखाया है। अब 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे आपको और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट भाई तो मैं आपको इतने बढ़िया कर दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ का रीज़न बताऊंगा, एक एक चीज़ का रीज़न बताऊंगा आपको ये लगेगा नहीं, पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको पूरा। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये सपोज 30 डिग्री पर मिरर झुका हुआ है, 30 डिग्री, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे माना 4-0 कोऑर्डिनेट है, तो आपको इसके इमेज के कोऑर्डिनेट बताना। तो पहले तो बताओ इमेज बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। क्यों? मैंने कहा इस लाइन के जब तक आपका ऑब्जेक्ट एरिया बनेगी, चाहे मेरा इतना सा भी होगा ना तो बनेगी, इतना सा भी हुआ, थोड़ा सा भी हुआ तो भी बनेगी, क्योंकि इस लाइन की इधर है। आप क्या करोगे, वही पहला आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, और जितनी डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस आगे बढ़ा दो। अगर सपोज ये डिस्टेंस x है, ये सॉरी d लिखते हैं, तो उतना ही d 90 डिग्री इधर बढ़ा दो। तो ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पे इमेज बनेगी। अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। ठीक है, देखो अगर इसको ट्रायंगल को मिला देते हैं अपन, ये इसके अंदर ये 90 है, ये भी 90 है, ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, ये कॉमन है, तो दोनों, अच्छा ये तीनों हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ये हाइपोटेन्यूज, जब दो लेंथ इक्वल है 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा देखो, अब ये लेंथ अगर 4 मीटर, यहाँ से 0-4-0 कोऑर्डिनेट हैं, तो ये भी 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर होगा। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब देखो ये आपका इमेज यहाँ है जो कि 4 डिस्टेंस पर है, और एक्स एक्स से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 60। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये तो मान लो एक्स, और ये हो गया वाई। सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बता दूं आपको, राइटिंग पे नहीं जाए मेरे, थोड़ा सा बता दूं आपको, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, लेकिन कंसेप्ट आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक ही एक लाइन एक एक कंसेप्ट में क्लियर करूँगा, वो उसकी मेरी जिम्मेदारी है। राइटिंग तो जो है वो सुधर नहीं सकती मेरी। देखो अब यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये वो रखते हैं, देखो ये आपका ये 4, ये 30, 4, ये x, ये y, ये रहा, तो y/4 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज sin 60, तो y = 4 × √3/2, तो अगर 2√3। आप दूसरा आपका x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x/4 क्या हुआ, cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 नहीं, √3/2 नहीं, सॉरी ये था आपको एंगल 60 है। हाँ तो ये cos 60, तो ये 1/2, तो x कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 मीटर, 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, 2√3। ये आंसर हो गया कोऑर्डिनेट। होता एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, अच्छा क्वेश्चन। जो ये आपका मिरर है,
और यहाँ पे आपका ये सपोज 0 -4 कोऑर्डिनेट एक्स एक्स है ना, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्सिस है। अब इसका आपको इमेज के कोऑर्डिनेट बताना है, वही सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा। अब देखो मैंने क्या, मेरे को इतना ही बताया, मैंने अभी बोला था इमेज तो फॉर्म होगी कि इस लाइन के एक तरफ, तो आप इसको थोड़ा डॉटेड करके आगे बढ़ा लो। अच्छा ये एंगल 45 है, अच्छा इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उसको, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जितनी दूर पे इतनी दूर। अब देखते हैं कितना आता है। ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 है तो ये 45 होगा, तो ये 45 तो ये 45 होगा, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है। ये आपको 45 है और ये 90 है तो ये 45 रिमेनिंग। ये आपका 90 है, ये 45 है तो 45, दोनों तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। दो साइड ये कॉमन हो, ये इक्वल हो रही है, ये आपका तीसरी तो अपना आप इक्वल हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये बनेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो ये तो किस पे आ गया है, एक्स एक्स में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -4, 0। ये y में जी माइनस था, ये x में नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4, 0। अच्छा ये क्वेश्चन और लेते हैं। वो क्वेश्चन तो अच्छे देखो, ये आपका स्फेरिकल स्फीयर है, ये आपका वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ओरिजिन इसका सेंटर है ना, इसके ओरिजिन पर है और इसकी रेडियस है 2 मीटर। एक रेज आपके पैरेलल एक्स एक्स से इधर आती है और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। क्या करना है, तो इसके अंदर नॉर्मल थोड़ा सा बता दूं, अभी अपन स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर के सेंटर से अगर अपन इसको मिला दे तो ये नॉर्मल ही बन जाता है। हमेशा नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है स्फेरिकल मिरर में। अच्छा ये 90 पे टकराई थी तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अच्छा ये लाइन इसके लाइन के पैरेलल है तो ये 45 है तो ये 45 है, और ये कितना होगा, ये 2 मीटर है, रेडियस है सी। अब इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई इसको मिला दो आप, तो ये दूरी ये एक्स लिख लो इसको और ये वाई लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो y/2, भाई ये ट्रायंगल राइट एंगल हो गया ना, y/2 इजिकल टू क्या आएगा, cos 45, नहीं सॉरी sin 45 कर रहे हैं ना, sin 45 परपेंडिकुलर है ना। तो y = 2√2, 2 × 1/√2, ऐसे इसके अंदर x/2 cos 45, cos 45 तो x इतना आ गया, वही आ गया 2 × 1/√2। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, लेकिन ये थोड़ा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस भी √2 है, ये भी डिस्टेंस √2 है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, माइनस आपका x तो नेगेटिव होगा -√2, लेकिन y आपका पॉजिटिव होगा √2। ये आंसर हर जगह i = r लग रहा है। इसका मतलब स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, i = r लगेगा। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का।
ये स्फीयर है, उसका सेंटर वही 0 0, वही रेडियस 2 मीटर ले लो। ये रेज आपकी इसके पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस से, और ये 120 डिग्री से डेविएटेड हो गई। डेविएटेड क्या होता है, इस रेज को अगर अपन आगे बढ़ाएं इधर जाने की जगह, ये 120 से विचलित हो गई, जिसे बोलते हैं डेविएट, इस जगह टकराई, और ये आपका वही इस तरह मिरर अंदर पहुंच, ये डेविएटेड हो गई। तो आपको ये बताना कोऑर्डिनेट दिस। तो सेम इसको आगे बढ़ा लो, इससे सेंटर से पास कराओगे तो ये नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल। अब ये क्या होगा, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड से सेम एंगल बनाता। तो एंगल ये क्या होगा 30, ये भी 30 हो जाएगा, 30 होगा तो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम इस पर, तो ये देखो वही डिस्टेंस, ये y इक्वल होगा, ये x हो गया, तो y/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y/2 इज इक्वल टू साइन 30। तो y इक्वल टू 2 इंटू 1/2, 1 साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे x/2 cos 30, cos 30 वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, x इतना आ गया √3। अब कोऑर्डिनेट का थोड़ा क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, इस क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, √3 और माइनस का और y का 1, ये कोऑर्डिनेट होगा। तो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल समझाए, तो समझ में आ गया इमेज फॉर्म बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसी होती है, और उसमें पॉइंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से वही होती है कि तो इमेज से पॉइंट डिस्टेंस होती है। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय एनलार्ज ऑब्जेक्ट, एनलार्ज ऑब्जेक्ट। देखो इसके डायग्राम को सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो ये आपका मिरर है, मैंने कहा था मिरर की लेंथ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इमेज तो फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये सपोज ऑब्जेक्ट आपका ये है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये d डिस्टेंस पे मान लो, तो अपन ये कह सकते हैं ये पॉइंट्स और पॉइंट से मिलके बना है, छोटे छोटे पॉइंट। और अभी मैंने बताया था पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज इतनी डिस्टेंस पे बनती है, तो एक्चुअल में इसका इतनी डिस्टेंस पर ये आपका इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा, ये पॉइंट यहाँ बनेगा, और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है प्लेन मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है इससे, हाइट ऑफ HI इक्वल टू HO होता है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर में। अब देखो इसका डायग्राम कोई भी, अगर आपका रेज इससे टकरा रही है तो आप क्या करोगे, मैंने कहा इससे निकली तो ये इसका ही है, तो आप इसको थोड़ा सा डॉटेड दिखाओ यहाँ तक और इसको इधर दिखा दो, ये लाइन है। और देखते हैं अगर आपने यहाँ पे टकराया, मैं रे डायग्राम बनाने सिखा रहा हूँ, इससे चली तो आप इसको यहाँ तक का तो डॉटेड दिखाओ। देखो ये डायग्राम है ना, बनते वक्त ही समझ में आता है, मैं पूरा डायग्राम बना दूँगा तो समझ नहीं आएगा, जब मैं बनाता हूँ तो ही समझ आएगा, इसलिए ध्यान से देखें। मैं पूरा ये देखो यहाँ से लो, अगर नीचे का लेते हैं, सपोज ये आपका यहाँ पे टकरा रही है, कैसे बनाओगे, इससे बनी है तो इसका ये रहा, क्योंकि इस पॉइंट की इमेज तो यही है ना, इसको दिखाओ इधर,
और थोड़ा सा क्लियर कर, ये लो, ये इधर चली गई, ये इधर टकरा, इधर जैसे लगता है पीछे से एक ही इधर से आएगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट से चली इसके अंदर, इधर से चली तो इधर से आ गई। फोड़ लेते हैं। तो यहाँ तो मैंने ऑब्जेक्ट ऐसा लिया है जो मिरर की लेंथ के अंदर अंदर है, अगर बाहर भी होगा तो भी ये डायग्राम बनाना है। देखो थोड़ा सा डायग्राम ऐसे लेते हैं पर अलग, ये ले लो। तो इसकी इमेज जो ये मिरर है, और मिरर भी अपन छोटा ही दिखा रहा हूँ जिससे आपको ऐसा ना लगे। ये लो, इतना दूरी पे दिखा दो उसको, ऐसा कैसे, ये दूरी पे इतना दिखा दो, ये इसकी इमेज होगी, ऐसा कैसे। चाहिए छोटा सा मिरर होगा तो भी इमेज इतनी बनेगी, टी दूरी पे बनेगी, सेम चलेगी। आप थोड़ा लाइन डायग्राम दिखा देते, कुछ भी जो भी रे बनाना चाहो अपनी तरफ से बना सकते हो। जैसे आपने ये ले लिया पॉइंट, ये टकराया, इस पॉइंट का ध्यान, क्या करोगे, इस पॉइंट को पकड़ो, तो क्या इसको यहाँ से डॉटेड दिखाओ, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टिव को पीछे मिलाने पर यहाँ आ रही हो। इसको ले लो, क्या दिखाओगे इससे, ये हो गया। और ले लो, अगर आपने ये ले ली, तिरछी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो तिरछी ले लो, आपको ऐसा लगता है जी। अब इसका यहाँ पे देखो इसकी इमेज, इसकी तो यहाँ से दिखाना इसको, ये डॉटेड दिखाया, इसको यहाँ तक का डॉटेड दिखाओ और इधर दिखा दो। ये रेज हो गई, ये इसकी रिफ्लेक्ट रेज, ठीक है। इसको आप मिटा दो चाहो तो, वो तो सिर्फ पॉइंट लेने के लिए, ये लो, समझा। इसका मैंने बनाया, इससे लिया था, इस तरह इसका लिया 20 का, और ऐसे ही इसको लिया है। मतलब आपको ये देखना, यहाँ से लाइन गाड़नी है, वहाँ से लेनी है, यहाँ तक मिलाना, फिर आगे दिखाना। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और आ रहा है, समझ आ रहा है, आ जाएगा धीरे धीरे। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, ये ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे 45 पर अपन मिरर रख देता हूँ, इमेज वही सेम, ये आपका 45 है, ये 45 है, इस पेपर पर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ बनेगा इसका, क्योंकि जितनी डिस्टेंस वो नियम तो लगेगा। ऐसे ही इस पर आप 90 दिखाओ पहले, और ये यहाँ पे ये लाइन किसके बराबर हो गई, ये लाइन कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये बनेगा। तो कहने का मतलब ये ए पॉइंट का ए डैश यहाँ पे होगा, बी डैश का बी डैश यहाँ पे होगा, तो इसकी इमेज ये बनेगी, ये इमेज हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और लेते हैं, ये मिरर है 45 पर, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगी नहीं बनेगी, तो
बनेगी। क्यों? मैंने बताया कि इस लाइन के जब तक आपका मिरर है, इसको डॉटेड कर बुला लो, ये 45। देखो ये डायग्राम मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन लिया था ना, उसमें अंदर ऑब्जेक्ट के सामने आपका मिरर दिख रहा था। इसमें ऐसा लिया है कि ऑब्जेक्ट के सामने मिरर नहीं दिख, लेकिन लाइन आगे उस लाइन के इधर है, तो आपका यही सेम 90 बना दो आप उसको, और इसका वही सेम तरीका 90 इसी मिलेगा। तो 45 है ना, इसलिए ये हो जाएगा ए का ए डैश बी डैश, ये डॉटेड दिखा दो, ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज। तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिए, और एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक, ये आपका इन लार्ज ऑब्जेक्ट का ये वो लेता हूँ। बच्चों बहुत अच्छे आपके कंसेप्ट कर दूंगा मैं, आप टेंशन ही मत करो उसकी, आपको रेप्टिक्स इतनी आसान लगेगी बहुत। चलो ये डायग्राम बनाता छोटा सा, ये को लेते हैं। कैसा सर इसका डायग्राम क्या बनेगा? लाइन डायग्राम देखो, ये ले लेते। वैसे तो ये भी इससे नज़दीक है तो यहाँ बनेगा ये, और मेरा भी अपन थोड़ा सा छोटा ही दिखाते हैं, लो इतना सा ही दिखाते हैं। तो आपको ये लो, ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश। अब देखो ये डायग्राम, ये चाहे छोटा सा मिरर, मैंने कहा था ना छोटा सा भी मिरर हो, इस लाइन के अगर इधर है तो इमेज बनेगी, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे इधर हो। हाँ, अब जैसे ये है, इधर से लो इसको, ये डॉटेड दिखाओ और इसको आगे बढ़ा दो, यो इसको दिखा देते हैं हम, ये दिखाओ, यो इस लाइन को पहले बनाने की कोशिश मत करा करो, इसको बनाओ इससे पहले फिर आगे बढ़ाओ, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, पीछे नहीं मिलेगा। ये अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, जो अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका पैराबोलिक मिरर है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपको। ये ओरिजिन है और एक रेज आके इस पर इधर टकरा जाती है, और इसकी इक्वेशन है y = x²। ये रेज आके टकरा के इधर चल गई, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस p पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट बताना आपको। ये 90 डिग्री एंगल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखो ये प्लेन सरफेस तो है नहीं, जो इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। तो नॉर्मल तो ये होगा 45, ये तो हो गया नॉर्मल इसका, और ये हो गया टेंजेंट। बताया था शुरू में मैंने टेंजेंट ड्रॉ करना। तो ये 45, ये 45, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कितना होता है? तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का फॉर्मूला होता है dy/dx, इसका डिफरेंस होता है 2x, और टेंजेंट होता है इस पॉइंट पे x एक्सिस से बना गया स्लोप होता है, ये कहलाता है x एक्सिस से बना गया स्लोप, या x एक्सिस से बनाया गया एंगल का tan थीटा। अच्छा ये 45 है, ये 90 है। देखो ये 45, ये टेंजेंट और नॉर्मल आपस में बीच में एंगल 90 होता है, तो ये 90 होगा, तो ये 45 होगा। अच्छा ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना बच गया? 45। तो ये इस लाइन पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 45, जबकि यहाँ तो 2x बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा = 2x, और थीटा कितना आ रहा? 45। तो tan 45 की वैल्यू होती कितनी है? 1, 2x। तो x कितना होगा? 1 यहाँ पर। अच्छा ये पॉइंट x किस पॉइंट पर है? इस पे, इस पॉइंट पे तो टेंजेंट है ये, तो इस पे रख दो वैल्यू y = x² में।
तो y इक्वल टू कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो इस कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हाफ एंड 1/4। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए। और अगर इस मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जाने वाले टाइम में अगला टॉपिक लूँगा फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू में भी बहुत कुछ लूँगा। मेरा जनरली ये रहेगा, मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे कम से कम थोड़ा ध्यान दूँगा, तो कि थ्योरी लिखूँ फिर इसमें कोई मतलब नहीं है। थ्योरी का क्वेश्चन डेफिनेशन लिखूँ, वो डेफिनेशन आप किताब से उतार। बाकी मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके दिमाग में वो बिल्कुल कंसेप्ट सेट हो जाएगा। थैंक यू, ओके, टेक केयर।